अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलसिला चल रहा था। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक अलग तरह से मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास बड़ी मेन एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। लेकिन उसको हम जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे तो वहाँ हम उसको बड़ा डिटेल में उस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो वो जी आर्टिकल 47 है, कि जो कि डील करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 47। ठीक है, आगे उसके अंदर मेंशन भी है कि किन किन ग्राउंड्स पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो वैलिडेट की जा सकती है, और मजलिस शुरा जो है बेसिकली पार्लियामेंट, उसको ये इख्तियार दिया गया आइन की तरफ से कि वो ये चीज़ वेट करेगी और वेरीफाई करेगी कि किस तरह से ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है या लीगली तौर पे की जा सकती है। इससे पहले एक दफ़ा, बस अगर हिस्टोरिकली देखें तो इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 2008 के अंदर एक बेसिकली थ्रेट दिया गया था। उस टाइम की जो पार्टी थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी प्लस पीएमएलएन प्लस और जो पार्टी थी, आई थिंक सो एएनपी थी शायद, तो उनका जो ये कम्बिनेशन था इन द 2008, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे उनके खिलाफ एक थ्रेट था कि उनको दिया गया था कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ले आएंगे बिकॉज यू डोंट इंजॉय द मेजोरिटी इन द हाउसेज। तुम्हारे आपकी जो पार्टी थी उसके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस में, तो हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ले आएंगे। तो फिर उस इम्पीचमेंट के आने से पहले ही परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिनकी डेथ जो है 5 फरवरी 2023 को हुई है, लास्ट ईयर। अच्छा, पहली बात ये है कि आर्टिकल 47 का जो सबसेक्शन 1 बताता है कि भाई प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पर आप इम्पीच कर सकते हैं। तो भाई ग्राउंड में, इम्पीचमेंट की जो ग्राउंड है, पहली बात तो है कि फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी हो। अगर आप कैलिफेट का कॉन्सेप्ट देखें अलमावर्दी का, तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी नजर आएगी कि रूलर को जो फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी हो तो आप उसको रूलर नहीं बना सकते। ये इम्पीचमेंट का पहला ग्राउंड होगा। दूसरा ग्राउंड पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये है कि ग्रॉस मिसकंडक्ट हो या वायलेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पर सदर पाकिस्तान को मुआखजा, इम्पीचमेंट यानी मुआखजे के जरिए आप उसको ऑफिस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन ग्राउंड है, पहली है फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी, दूसरी है ग्रॉस मिसकंडक्ट, एंड थर्ड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? तो प्रोसेस का जो टीयर है ना, प्रोसेस के आपको स्टेप समझने पड़ेंगे। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो किसी भी हाउस के मेंबर्स, सेनेट या नेशनल असेंबली, इसके मिनिमम हाफ मेंबर्स, मिनिमम हाफ मेंबर्स, मतलब अगर सेनेट है तो सेनेट के हमारे 96 हैं तो 48 सेनेटर्स लिखते हैं, या 336 का 68 है तो 169, मतलब 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को। अगर नेशनल असेंबली का केस है और अगर सेनेट का केस है तो चेयरमैन सेनेट को लिखेंगे रेजोल्यूशन कि भाई हमारी इंटेंशन है कि हम सदर पाकिस्तान के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। मतलब वो लिखेंगे कि भाई हमें सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट लानी है, तो 48 49 सेनेटर्स, 96 का क्योंकि हाफ 50 पर 48 होता है, तो 49 सेनेटर्स या 169 एमएनएज, ये अगर लिख दें कि भाई हम सदर के खिलाफ, ये स्पीकर को लिख सकते हैं
ये किसको लिख सकते हैं, चेयरमैन सेनेट को। तो जब ये लिख दें तो आपका पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा कि अब रेजोल्यूशन जमा करा दी कि भाई हम प्रेसिडेंट को जो है ये फलां फलां चीज से कर सकते हैं। और पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इन कैपेसिटी भी मेजर करेंगे, वो ये भी नोट करेंगे कि इन कैपेसिटी के पार्टिकुलर्स क्या है, इन कैपेसिटी किस ग्राउंड पर आप उसको नायल करना चाह रहे हैं, ये भी उस रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन होगा। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये नेशनल असेंबली से राउट होता है फिर तो ठीक है, फिर तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट के पास जाता है ना, तो वो क्या करेगा, वो रिसीव करने के बाद अगर सेनेट से राउट होती है तो चेयरमैन सेनेट के ऊपर ये ड्यू है कि वो स्पीकर को फॉरवर्ड कर देगा, स्पीकर नेशनल असेंबली को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, नेशनल असेंबली से होता है तो फिर तो मसला ही नहीं है, स्पीकर के पास ही रेजोल्यूशन जाएगी। अगर चेयरमैन सेनेट के पास, मतलब सेनेट से ये जो है ओरिजिनेट होती है, तो वो स्पीकर नेशनल असेंबली को भेज देगा। तो ये आपके दो स्टेप हो गए, स्टेप टू हो गया। ठीक है। देन मतलब स्टेप वन में ये है कि हाफ मेंबर्स जो हैं वो लिखेंगे मिनिमम, सेनेटर्स हैं तो सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट को लिखेंगे, और वो जो इन रिटर्न है रेजोल्यूशन जमा कराएंगे। और अगर नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं तो मोर देन हाफ मेंबर्स जो हैं एटलीस्ट वो किसको लिखेंगे, स्पीकर को। और स्पीकर के पास अगर सेनेट से ओरिजिनेट हुई है तो चेयरमैन सेनेट के ऊपर ये लाजमी है कि उसने स्पीकर को ये फॉरवर्ड कर देना है। देन अच्छा, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब स्टेप टू देख लिया हमने। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, कि स्पीकर जो है ना, वो विद इन 3 डेज, जैसे उसके पास रेजोल्यूशन आ गई अगर, तो उसको डायरेक्ट आई है नेशनल असेंबली से, तो मसला ही नहीं, उसका टाइम बच जाएगा। अगर सेनेटर की सेनेट में गई है तो चेयरमैन सेनेट फिर उसको भेजेगा, तो वो किताबी कार्रवाई में जैसी होगी, जैसे ही उसको मिलेगी, जैसे ही उसको नोटिस मिलेगा स्पीकर को, वो 3 दिन के अंदर नोटिस की कॉपी प्रेसिडेंट को भेजेगा। ये प्रेसिडेंट को स्पीकर ने भेजनी है। ठीक है। इसके बाद स्टेप फोर आएगा, जिसके अंदर स्पीकर दोनों हाउसेस को समन करेगा, स्पीकर दोनों हाउसेस को समन करेगा, और ज्वाइंट सिटिंग के लिए, ज्वाइंट सिटिंग के लिए स्पीकर जो है दोनों हाउसेस को समन करेगा। और 7 डेज से पहले नहीं कर सकता, 7 to 14 डेज, मतलब 7 to 14 डेज के अंदर होना है, 7 दिन से पहले नहीं कर सकता, 14 डेज के बाद नहीं कर सकता। ठीक है। स्पीकर ने जैसी सदर को रिसिप्ट भेज दी, उसके बाद जैसे उसको नोटिस मिल गया, उसके बाद वो 7 से 14 दिन के अंदर उसने ज्वाइंट सिटिंग मिलानी है, लेकिन 7 दिन से पहले नहीं हो सकती और 14 डेज के बाद नहीं हो सकती। ठीक है। पहले क्या होगा, स्पीकर को जैसे ही नोटिस मिला, स्पीकर ने नोटिस प्रेसिडेंट को भेजा विद इन 3 डेज, और स्पीकर ने नोटिस मिलने के 7 दिन के बाद और 14 डेज से कम के अरसे में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस कॉल करनी है। ठीक है। अब ये स्टेप फोर हो गया। अब स्टेप फाइव पे अगर आप चलें तो वो ये है कि स्पीकर ने दोनों हाउसेस को बुला लिया। अब दोनों हाउसेस पता है क्या करेंगे, दोनों हाउसेस करेंगे जी इन्वेस्टिगेशन मिलकर। ठीक है, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी, और कि भाई किस ये जो चार्जेस हैं क्या ये ठीक हैं, वो सेंक्टिटी ऑफ, यस, ग्राउंड ऑफ चार्जेस को वेरीफाई करेंगे, जिसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, ये कौन करेगा, ये दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग करेगी। अब ये हम कौन सा स्टेप करें, स्टेप फाइव है ये।
स्टेप 5। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। स्टेप 6 ये है कि प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि वो इस दौरान टू डिफेंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ जॉइंट सिटिंग। भाई मेरे खिलाफ ये जो चार्जेस हैं ये गलत हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास ये टाइम है, वो कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। लेकिन लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये जॉइंट सिटिंग वो में जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके बाद सेम रेजोल्यूशन पास होती है जॉइंट सिटिंग के अंदर और वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाती है। स्टेप नंबर 8 है ये। ठीक है। अगर 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाती है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कि भाई उसने इनकेपेसिटी या वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो प्रेसिडेंट जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगी प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ देगा, लीव द ऑफिस, एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ठीक है। तो ये टोटल स्टेप्स हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा ज़रा चार्ट में आप लोगों को एक दफ़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा आसानी हो जाएगी। सो लेट मी शेयर ऑन द वाइट बोर्ड। अच्छा, अब ये सिनेरियो ये है, अब ये सिनेरियो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आपने डिस्कस करना है, इम्पीचमेंट प्रोसेस करना है, तो थोड़ा सा इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा सा करना है, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या है कि मेंटल और फिजिकल इनकेपेसिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है। ठीक है। और ये उसकी पहली ग्राउंड है। सेकंड स्टेप क्या है कि हाफ मेंबर्स एटलीस्ट, इससे ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट, या तो चेयरमैन सेनेट को लिखेंगे अगर सेनेटर्स हैं किसी भी हाउस के। ठीक है, सेनेटर्स हैं तो जरिए भाई चेयरमैन सेनेट को लिखेंगे कि भाई हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। और अगर नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं तो स्पीकर को लिखेंगे। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो वो जो नोटिस है वो स्पीकर नेशनल असेंबली को, अगर चेयरमैन सेनेट के पास आया ना तो ये भेज देगा स्पीकर नेशनल असेंबली को। स्पीकर नेशनल असेंबली के पास जैसे ही इन आइदर केस नोटिस आता है उसके ऊपर ये ड्यू है कि 3 डेज के अंदर वो सदर को भेजे, प्रेसिडेंट को कॉपी भेजे। और स्पीकर नेशनल असेंबली दूसरा काम साथ सिमल्टेनियसली क्या करेगा, वो ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेगा दोनों हाउसेस की, लेकिन वो 7 दिन से कम में के अरसे में नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में है ना कि 3 दिन के बाद करनी है और 7 दिन से पहले करनी है, इसी तरह से इंपीचमेंट के अंदर ये है कि 7 दिन से मोर देन 7 डेज, लेस देन 14 डेज। ये किया, देन फिफ्थ पे क्या होगा, अब ये ज्वाइंट सिटिंग जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और प्रेसिडेंट को राइट होगा टू डिफेंड हिमसेल्फ, राइट टू डिफेंड भी दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। सिक्स स्टेप इज कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये समझते हैं कि चार्जेस ठीक हैं और इसी नोटिस की फेवर में एक रेजोल्यूशन आती है जो कि ज्वाइंट सिटिंग 2/3 की मेजोरिटी से अगर वो अप्रूव कर लेती है, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो किक ऑफ कर जाएगा अपने ऑफिस से, प्रेसिडेंट को किक आउट कर दिया जाएगा ऑफिस से।
और ये टोटल आपका पाकिस्तान का पूरा जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, ये इम्पीचमेंट है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपको ये पसंद आया कंटेंट तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।